हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे होगे, सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, इस समय अब हम लोग डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपके इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो पहले लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए चारों तरफ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सब कुछ सिविल का हर एक कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। और कुछ सब्जेक्ट जहां तक कवर हो भी चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप पढ़ाई कीजिए। यूपीएससी जेईई के एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं आपके, तो उसको अगर आपने फॉर्म भर रखा था उस टाइम पे और उस समय का आप एस्पिरेंट्स हो, तो पढ़ाई में एक बार दोबारा से आपको लग जाना है। तो पढ़ाई हम लोग अपना शुरू करते हैं। डिजाइन एलिमेंट, इसमें हमें एक एक चीज देखना है इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो भी है आपका, कि कैसे हम उसके डिजाइन करते हैं, क्या शेप रखते हैं, क्या स्पीड लिमिट होती है, रेडियस वगैरह कितना रखते हैं एग्जिट पे, एंट्री पे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमको इसमें डिटेल में देखनी है और कुछ फॉर्मूला वगैरह है। तो एक एक चीज करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका इसमें फर्स्ट चीज है डिजाइन एलिमेंट में शेप ऑफ रोटरी। ठीक है, रोटरी का शेप जनरली आपने जो भी रोटरी इंटरसेक्शन देखा है, आइलैंड जो भी देखे रहते हैं, वो सेंट्रल सर्कुलर रहता है। ओके, और बाकी उसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है कि हम डिफरेंट शेप में भी उसको रोटरी को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हेडिंग यही है, शेप ऑफ रोटरी आइलैंड। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि जो इसका शेप है हो सकता है वो सर्कुलर हो, या उसके अलावा स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, इलिप्टिकल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, और उसके अलावा टर्बाइन शेप और टेंजेंट। ओके, देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं आपका ये है आपका क्या, टर्बाइन। ओके, टर्बाइन शेप में है। टर्बाइन आपका ऐसे ही रहता है कुछ। तो ये चीज आपका है। अब क्या है यहाँ पे, इट कैन बी सर्कुलर, इलिप्टिकल, टेंजेंशियल, टर्बाइन या स्क्वायरी, जो भी है आपका। शेप ऑफ रोटरी प्रिफर्ड व्हेन ऑल द रोड्स, ठीक है, when all the roads meeting are equally important, यानी कि जब सभी रोड्स, ठीक है, जो भी चौराहे पे जो रोड मिल रही हैं वो सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट हो, यानी कि हर तरफ से ट्रैफिक इक्वल हो, लगभग ट्रैफिक वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह के हम क्या देते हैं, रोटरी आइलैंड इस तरह बनाते हैं। ठीक है, जहां पे इलिप्टिकल शेप जो रोटरी है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप कहां है आपका, ये है इलिप्टिकल शेप। ठीक है, देखिए इलिप्टिकल शेप ये है। कहां पे प्रेफर किया जाता है, जब रोटरी, मतलब कि कुछ रोड जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ना हो, तब कभी कभी के लिए हम इसको प्रेफर कर लेते हैं। देखिए ये है आपका सर्कुलर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर बना हुआ है, ये आपका कुछ स्क्वायर शेप में है। ठीक है, और ये आपका इलिप्टिकल शेप में, इलिप्स समझते हो आप लोग, ठीक है, जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं हिंदी में। और ये आपका किस में है, रेक्टेंगुलर एक तरह से कह सकते हैं, या पूरी तरह तो रेक्टेंगुलर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये आपका टर्बाइन शेप में है। रोड यहाँ पे कुछ इस तरह से मिले, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से, ठीक है, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से। और ये आपका टेंजेंट है, यानी कि एक रोड इधर से इधर, ठीक है, इधर एक रोड, इधर एक रोड और एक रोड इधर। तो इसमें क्या है, ये आपका है। ठीक है, अब इसके बाद देखें सेकंड आपका क्या है, सेकंड इसके अलावा आपका है इसमें, देखिए सेकंड है आपका इसमें डिजाइन स्पीड ऑफ रोटरी। क्या है, डिजाइन स्पीड ऑफ रोटरी। डिजाइन स्पीड क्या, यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए रोटरीज पे क्या होता है कि आपको स्पीड जो होती है अपने व्हीकल की थोड़ी सी कम करनी होती है, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई सारे डायरेक्शन से व्हीकल आ रहे होते हैं। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी कि एट रोटरी ऑल द व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन देयर स्पीड। यही मैंने अभी बताया कि व्हीकल्स की स्पीड को उनको स्लो रखना है। ठीक है, एज पर आईआरसी, यानी कि ये कोई अपने से नहीं कहा है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी है। डिजाइन स्पीड फॉर रोटरी इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरियाज में, रूरल रूट्स पे, ठीक है, रूरल एरियाज में ये कितना होता है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और किसमें, अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी जगहों पे ये कितना होता है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका डिजाइन स्पीड। हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी आ जाए कि रोटरी पे डिजाइन स्पीड कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि अर्बन एरियाज के लिए 30 किलोमीटर पर आवर और रूरल एरियाज के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया आपका क्या, डिजाइन स्पीड ऑफ रोटरी। अब
इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री, यानी कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो रोटरी में, ठीक है, रोटरी में एंट्री कर रहे हो तो उस समय आपका जो रेडियस ऑफ कर्व है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखिए कि द एंट्री ऑफ द रोटरी इज नॉट स्ट्रेट, यानी कि आप देखो कुछ ऐसा चौराहा है, ठीक है, कुछ ऐसा चौराहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे चले गए, ठीक है, थोड़ा सा आपको टर्न लेना पड़ा है, तो वही है रेडियस ऑफ एंट्री ऑफ रोटरी नॉट स्ट्रेट, ए स्मॉल कर्वेचर इज प्रोवाइड टू रिड्यूस द स्पीड, यानी कि थोड़ा सा कर्वेचर हमने यहाँ पे दिया है ना, थोड़ा सा कर्वेचर हमको देना पड़ता है, ठीक है, ताकि इजिली आप, ठीक है, स्पीड, जिससे आप स्पीड को रिड्यूस करो, ठीक है, एंट्री के दौरान। अब इसी का यहाँ पे क्या लिखा है कि ये डिपेंड किस पे पड़ता है, किस पे करता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा होगा, सुपर एलिवेशन, ठीक है, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और डिजाइन स्पीड पे, ठीक है, और ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, तो यही है, इस फॉर्मूले से देखिए यही तो समझ में आ रहा है, चार ही फैक्टर है इसमें, रेट सुपर एलिवेशन, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, डिजाइन स्पीड और रेडियस ऑफ कर्व। वही चीज यहां पे लिखी है, रेडियस एट एंट्री डिपेंड्स ऑन सुपर एलिवेशन, डिजाइन स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ओके, तो ये है आपका क्या। अब इसमें देखिए यहां पे क्या होता है, अगर ई यानी कि सुपर एलिवेशन अगर जीरो है, सुपर एलिवेशन अगर जीरो है तो फॉर्मूला यहां क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर एंट्री, ठीक है। अब उसी चीज को हम यहां पे लिख दिए हैं, आर एंट्री इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, ये है आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे है ये आर एंट्री। ओके, ये हो गया आपका क्या, आर एंट्री। अब देखिए ये एंट्री पे है रेडियस ऑफ कर्व, तो एग्जिट पे भी कुछ होगा, ठीक है, तो एग्जिट पे भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जिट पे आपका देखिए एक चीज और है, देखिए इसमें क्या है, सुपर एलिवेशन जो होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट यहां लिख लीजिए, नोट, ठीक है, इन रोटरी सुपर एलिवेशन पॉइंट इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, ठीक है, यानी कि जो रोड के कैम्बर होता है उसी के बराबर आपका सुपर एलिवेशन होता है। ओके, अब देखिए डिजाइन स्पीड कितना रखना है उस टाइम पे, जो अभी बताया था आपको 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, किसके लिए था 40, आपका रूरल के लिए, रूरल, और ये क्या था आपका अर्बन। ओके, अब उस समय आइडियल एंट्री कितनी रखनी है, यानी कि 20 to 35 मीटर रखना है रूरल के लिए, और अर्बन के लिए 15 to 25 मीटर। एक्चुअली अर्बन में क्या है, जगह हो सकता है कम हो, इसलिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट। रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट से क्या मतलब है, सेम वही चीज कि एंट्री पे तो आपने कर्व देख लिया, दे दिया जो भी देना था, एग्जिट करते हो यानी कि जब आप चौराहे से निकलने वाले होते हो एग्जिट जगह पे, उस समय उस जगह पे क्या आपका रेडियस रहेगा, तो वही चीज है, रेडियस एट एग्जिट शुड बी, क्या है, रेडियस एट एग्जिट शुड बी मोर देन रेडियस एट एंट्री, यानी कि आपका जो रेडियस एट एंट्री था उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्व शुड बी मोर देन रेडियस एट एग्जिट शुड बी मोर देन रेडियस एट एंट्री, सो दैट आपका क्या है, व्हीकल कैन डिस्चार्ज फ्रॉम द रोटरी एट अ फास्टर रेट। यहां देखिए ये आपका कुछ ऐसे चौराहा है, ठीक है, अब यहां से आप गए, यहां से निकलने के लिए कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा विड्थ दे देता है, जिससे इजिली आप बहुत तेजी से निकल जाओ। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री एग्जिट। फॉर्मूला आपका है आर एग्जिट का, कि जो आप रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री रखते हो उसी का 1.5 से 2 टाइम, यानी कि 1.5 to 2 टाइम्स क्या कर देना है आपको, रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री, वही आपका बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट, यानी कि जो आपका एंट्री पे कर्व था उसी का 1.5 या 2 टाइम्स कर देंगे तो बन जाएगा क्या आपका आर एग्जिट, या फिर रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट। ओके, अब रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड का क्या है, देखिए जो सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड है इसका रेडियस आपको कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड होता है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, रेडियस एट एंट्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, थ्योरेटिकली द रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड शुड बी इक्वल टू द रेडियस एट एंट्री। ठीक है, द रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ एंट्री, बट ठीक है, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉर्मली केप्ट स्लाइटली ग्रेटर देन। यही मैंने बताया ना कि थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रेडियस एट एंट्री। अब क्या, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड इज टेकन टू 1.33 टाइम। देखिए यहां पे क्या है, द रेडियस एट एंट्री, यानी कि जब रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री था उसको अगर 1.33 टाइम्स बढ़ा दें, कितना, 1.33 टाइम्स, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड, रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, रेडियस आर सी आई इक्वल टू 1.33 आर एंट्री। अब इसको आप नोट कर लीजिए, जो इन तीनों में रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट एट एंट्री एट रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड, इसका जो भी है इसमें सबसे ज्यादा होता है हमेशा रेडियस आर एग्जिट, और उससे कम होगा आपका क्या, आर सेंट्रल आइलैंड, और तीसरा है आपका आर एंट्री। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस याद रखना है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेडियस किसका ज्यादा होता है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट, ठीक है, और फिर आर पी आई, और इधर आप आर एंट्री। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड। ये हो गया आपका यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश। अब देखिए इसके बाद आपका है विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। क्या है आपका, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, या इसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ एंट्री ऑन एग्जिट। ठीक है, एग्जिट पे आपके विड्थ ऑफ एंट्री और एग्जिट, ठीक है, यहां पे और है, ठीक है, विड्थ ऑफ एंट्री और ऑन एग्जिट। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये क्या करता है कि एक तो नंबर ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर इन हुए, कितने नंबर ऑफ व्हीकल इन हुए और कितने नंबर ऑफ व्हीकल आउट हुए। ठीक है, एक पहले मैंने आपको बताया था ना कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल इन होते हैं उतने नंबर ऑफ व्हीकल आउट हो रहे हैं, लेकिन हम चौराहे पे हैं। ठीक है, तो कुछ किस डायरेक्शन से व्हीकल ज्यादा आ रहा है और किस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, वो चीज भी हमें देखनी है। ओके, तो वही चीज है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ व्हीकल entering and exiting the intersection. Okay, second point है आपका entry width should be lesser than the approach width, ठीक है, of the road to reduce forcefully the speed of the driver while entering। अभी इसके पहले जस्ट आपने देखा है कर्व, क्या करते थे हम लोग, कर्व में हम लोग एंट्री जो कर्व था, रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री था, उसको कम कर देते थे, एग्जिट का बढ़ा देते थे। तो सेम चीज यहाँ पे एंट्री विड्थ भी आपको कम करनी है, कम रखनी है, और एग्जिट विड्थ को अधिक रखना है, ज्यादा रखना है। ठीक है, जिससे ठीक है एंट्री के टाइम आपका जो ड्राइवर है वो स्पीड अपनी स्लो कर दे। ठीक है, और इजिली फिर मतलब आगे आराम से निकल जाओ और बिना किसी एक्सीडेंट या बिना किसी प्रॉब्लम के चौराहे पे बिना कोई मतलब प्रॉब्लम के वो आगे अपना पास हो जाए। तो ये है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक चीज यहाँ पे और नोट कर लेगी, मिनिमम विड्थ एट एंट्री कम से कम 5 मीटर तो होना ही चाहिए। ये आप नोट कर लीजिएगा। कभी कोई पूछता है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम विड्थ एट एंट्री, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप बताओगे 5 मीटर तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब ई का फॉर्मूला यानी कि आप देखिए ये आपका यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ई आपका E1 आपका क्या है, एंट्री विड्थ है, ठीक है, मिनिमम विड्थ एट एंट्री, और E2 क्या है, एग्जिट विड्थ है। तो E इक्वल टू क्या है आपका, E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्या है, E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि एंट्री विड्थ और एग्जिट विड्थ दोनों को कंबाइन करके उसका एवरेज ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपका विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन अब कितना आएगा, ये W क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा है विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन इक्वल टू W इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछता है एसएससी जेई में, पूछता है ये फॉर्मूला कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन या व्हाट इज द विड्थ ऑफ एंट्री और एग्जिट एट। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या देना है, W इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5। ये है आपका क्या, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। अब देखिए इसमें ये तो बताई दी आपको E1 E2 क्या है,
दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, ठीक है, देखिए ये आपको नोट करनी है, एग्जिट विड्थ जो है इज ग्रेटर देन एंट्री विड्थ बट इफ इट इज नॉट गिवन एज्यूम बोथ द सेम, यानी कि आपका एग्जिट विड्थ मैंने अभी बताया ना कि ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, अधिक होना चाहिए किससे, एंट्री विड्थ से। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कभी न्यूमेरिकल आप लगा रहे हो, दिया ही नहीं है, तो आप एज्यूम कर लोगे कि जो एंट्री विड्थ है वही हमारी एग्जिट विड्थ है और दोनों को आप कॉमन सेम मान लोगे, ठीक है। मतलब कोई एक चीज भी दिया है तो आप दोनों को वही मान लोगे, फिर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चन आंसर आपका इजीली आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका बताया कि अप्रोच रोड की अगर विड्थ 7 मीटर है तो एंट्री विड्थ कितना होना चाहिए मिनिमम, और जनरली इन जनरल आपका कितना होना चाहिए। जैसे ये तो डबल लेन रोड हो गई, 7 मीटर मतलब 2 लेन रोड, ठीक है। अगर मान लो सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन हमारी रोड कितनी होती है 3.75 मीटर, या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं कभी कभी 3.80 मीटर, या इंटरमीडिएट लेन है अगर 5.5 मीटर, ठीक है, क्या है इंटरमीडिएट लेन। तो अगर ऐसी रोड है तो उस जगहों पे, उसी जगहों के लिए हमने बात की थी कि आपका एंट्री विड्थ मिनिमम 5 मीटर तो होना ही होना चाहिए, ओके। और अब जैसे यहाँ पे हमने बताया 7 मीटर का अगर आपका अप्रोच रोड विड्थ है, यानी कि जो रोड की विड्थ है आपके पास वो 7 मीटर है, तो एंट्री विड्थ कम से कम आपके पास 6.5 होना चाहिए। उसी तरह अगर ये 10.5 है, 10.5 तो उस जगह पे आपका 7 मीटर, और अगर आपका 14 मीटर यानी 4 लेन रोड एक तरह से, तो यहाँ पे एंट्री विड्थ कम से कम 8 मीटर आपका होना चाहिए, ओके। और 21 मीटर है तो कम से कम आपका ये 13 मीटर होना चाहिए, 13.0। ये भी सब कुछ आपका मीटर में है, किस में है, मीटर में, ठीक है। ये हो गया क्या आपका रेडियस विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, यहां से आपने निकाल लिया, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका वीविंग लेंथ। क्या है वीविंग लेंथ? वीविंग लेंथ में क्या है, इसमें हमें बताना है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट चैनलाइजिंग आइलैंड, ठीक है। दो एडजेसेंट चैनलाइजिंग आइलैंड जो है आपके पास, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या है, इट शोज हाउ स्मूथली द ट्रैफिक कैन मर्ज और ड्राइवर, यानी कि कितनी स्मूथली आपके ट्रैफिक जो है वो मर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज हो सकती है, ये इसी पे डिपेंड करता है वीविंग लेंथ पे। अब वेरी लार्ज वीविंग लेंथ इज डेंजरस एज देयर इज चांस ऑफ ओवर स्पीडिंग, यानी कि अगर बहुत ज्यादा हम कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम कर देते हैं इसको, लेंथ को, वीविंग लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि लोग अपनी स्पीड कम ही नहीं करते, जो भी बाइक व्हीकल कार जो भी चल रहा है आपका, ठीक है, ट्रक कार बस ट्रक कुछ भी, तो वो स्पीड कम नहीं करते, लेंथ आपके पास बहुत ज्यादा हो गई तो स्पीड कम नहीं करते, वो चले जाते हैं और उसी में हो जाता है एक्सीडेंट। आपको उसी से बचाना है, उसी को बचाना है, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आईआरसी ने क्या बता दिया कि लेंथ ऑफ वीविंग लेंथ जो है आपके पास, ठीक है, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए 4, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4W, ठीक है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपका ये चीज हो जा रहा है। देखिए एक बार आप चाहो तो इसको फिर से देख लीजिए, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन W इतना था, ठीक है, लेकिन आपको क्या रखना है, कम से कम लेंथ को क्या कर देना, हमारा जो है ये L शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4W, या इसी को एक तरह से हम लिख सकते हैं L आपका कितना होना चाहिए, L शुड नॉट बी लेस देन 4W। ये W क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, W विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन है, और लेंथ L क्या है, वीविंग लेंथ है, यही है आपका वीविंग लेंथ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको ये स्मॉल l में भी लिखा रह सकता है, मिल सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका वही है, आपको बस पता होना चाहिए किसको हम क्या नोट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे और आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या। अब देखिए एंट्री एंड एग्जिट एंगल्स, क्या है एंट्री एंड एग्जिट एंगल, तो एंगल कितना रखना है एंट्री पे और एग्जिट पे, एंगल आपको कितना रखना है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि एंट्री एंगल कितना रखना चाहिए इंटरसेक्शन पे, या एग्जिट एंगल कितना होना चाहिए रोटरीज पे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री एंड एग्जिट एंगल में क्या लिखा है कि एंट्री एंगल शुड बी हायर, कितना शुड, एंट्री एंगल शुड बी
एंट्री एंगल शुड बी हायर देन एग्जिट एंगल टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल while entering and to increase the vehicle speed while exiting. Okay, entry angle should be higher than exit angle. entry angle जो होना चाहिए वो किससे, यानी कि अधिक होना चाहिए एग्जिट एंगल से। बाकी सब जो क्या था, एग्जिट जो भी था वो अधिक था, यहाँ पे उल्टा है, एंट्री एंगल शुड बी हायर देन एग्जिट एंगल टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, लेकिन पर्पस आपका वही है, स्पीड आपकी व्हीकल की कम करानी है, इसलिए हम एंट्री एंगल अधिक दिए हैं। तो एंट्री एंगल ठीक है, एंड टू इंक्रीज द व्हीकल स्पीड व्हाइल एग्जिटिंग, और स्पीड बढ़ा दे, जिससे मतलब कि जैसे आप चौराहे पे हो, एंट्री कर रहे हो तो धीमे करना है, लेकिन निकल रहे हो तो इजिली जल्दी से निकल जाओ, जाम वाम की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जाते हो कि आपको क्या कर देना है, एंगल को कम कर देना। ठीक है, एंगल को एंड टू इंक्रीज द व्हीकल स्पीड व्हाइल एग्जिटिंग, यानी कि स्पीड को बढ़ाने के लिए हम वहां पे एंगल कम कर देंगे। अब देखिए यही ये बताया गया, आइडियल एंट्री एंगल कितना होता है, एंट्री एंगल आइडियल 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और एग्जिट एंगल 30 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, ठीक है, या किसी प्रैक्टिकली जगह पे कोई ऐसे पूछ रहा हो, कुछ भी ना बताए, तो आपको कितना एज्यूम कर लेना है, एज्यूम आपको कितना करना है कि इफ नथिंग गिवन देन एज्यूम 45 डिग्री एंड 45 डिग्री बोथ, यानी कि एंट्री एंगल भी आपको 45 डिग्री ले लेना है और एग्जिट एंगल भी 45 डिग्री ले लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, एंट्री एंड एग्जिट एंगल। अब आपका है इसका प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्या है आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी? ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताया गया कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी यानी कि रोटरी के जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, किन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो है रोटरी के, हम क्या मानते हैं, जो डिजाइन कर देते हैं, एक्चुअल में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हम क्या करते हैं, ये 4 चीजें देखते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी, कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी ऑफ ईच वीविंग सेक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं रोटरी की, वो ईच वीविंग सेक्शन का, यानी कि हर एक जो रोड है आपके पास, ठीक है, हर एक रोड जो है आपके पास, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं। ये जो है ना 4 रोड मान लेते हैं चौराहे, तो हर रोड के हिसाब से आपको निकालना है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, किसी एक पे नहीं या 1-2 पे भी नहीं, आपको सबको कैलकुलेट करना है। तो वही चीज लिखिए, कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी ऑफ ईच वीविंग सेक्शन। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट तो आपका है डिपेंड विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन पे, किस पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री इनटू रोटरी। ठीक है, एवरेज ले लिया, यानी कि आपका एवरेज आपका कितना था, E1 + E2/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वीविंग लेंथ। आपका वीविंग लेंथ जस्ट अभी बताया था कितना लेना है, प्रोपोर्शनिंग रेशियो P, या इसी को हम बोलते हैं वीविंग रेशियो, अभी आगे इसको बताते हैं। ठीक है, तो अब इन 4 चीजों पे आपका डिपेंड करता है क्या, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्या है ये, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब देखिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी का ऑफ रोटरी इन पीसीयू पर आवर, यानी पीसीयू आपको मैंने बताया था क्या था, पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, पैसेंजर कार यूनिट, ये पहले भी आपको बताया था किस व्हीकल के लिए कितना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कार का कितना है, जैसे बुलक कार्ट का, बहुत लार्ज बुलक कार्ट है 8 होना चाहिए। ठीक है, उससे कम है तो 6 है, उससे कम है तो 4। ठीक है, बस ट्रक के लिए कितना होता है 3, ऐसे ही कार वगैरह के लिए कितना होता है 1, और आपका साइकिल ऑटो रिक्शा के लिए, ठीक है, और ये भी उसी में आ जाएगा। या जैसे साइकिल है, ठीक है, तो वो ट्राई साइकिल है, ठीक है, तो वो 1.5 है। इसी तरह से उसमें कई सारे थे, आप एक बार देख लीजिएगा, उसको याद जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है ना, यही चीजें तो आपको रिवीजन में देखनी रहती है कि आपके जो पॉइंट्स है, ये जो डिजिट्स हैं, ये याद है कि नहीं, ये याद रहना भी चाहिए। एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज तो पूछता है। ठीक है, जिसको आप 2 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हो। खैर देखिए, क्यू प्रैक्टिकल कैपेसिटी की क्या होती है, क्यू से हम डिनोट करते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या है, 280 W। ठीक है, 280 इंटू W, 1 + E/W, 1 - P/3। ठीक है, 1 - यहां पे आपका होगा ये P/3। ठीक है, 1 - P/3 अपॉन 1 + W/L। क्या है, 1 + W/L। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं फिर से, 280 W 1 +
E बाई डब्ल्यू 1 माइनस पी बाई 3 अपॉन में आपका 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। ओके, अब देखिए ई यहाँ पे क्या है, E1 प्लस E2 बाई 2, मैंने भी बताया था एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री इनटू रोटरी है। और W आपका क्या है, अभी जस्ट इसके पहले हुआ था विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5, और लेंथ मैंने भी बताया था यार आपका नॉट लेस देन कितना होना चाहिए 4 इंटू विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन लेंथ। अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपका प्रोपोर्शनिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ क्या होता है, प्रोपोर्शनिंग रेशियो P जो है आपका होता है आपका क्रॉसिंग या वीविंग, क्रॉसिंग ट्रैफिक या उसी को हम बोलते हैं वीविंग ट्रैफिक, क्रॉसिंग ट्रैफिक या वीविंग ट्रैफिक। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखिए कि आपके पास जो चौराहा है, देखिए आपके पास चौराहा है जो, तो कुछ व्हीकल तो क्रॉस कर जाते हैं, कुछ वीव कर जाते हैं, इधर चले गए या इधर चले गए, तो यही लिखा है कि क्रॉसिंग ट्रैफिक या वीविंग ट्रैफिक कुछ भी है अपॉन में टोटल ट्रैफिक, जितने टोटल ट्रैफिक है वो, और ऊपर क्या होना चाहिए आपका क्रॉसिंग ट्रैफिक या वीविंग ट्रैफिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका P इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये ABCD क्या है, ठीक है, तो यहां पे वही चीज लिखी है कि A जो है आपका A इक्वल टू लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन। ठीक है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यानी कि आप चौराहा कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, तो जो लेफ्ट टर्निंग हो, ठीक है, हर तरफ से लेफ्ट टर्निंग जो हो, ठीक है, वो आपके क्या हो गए A। अब दूसरा क्या है B, क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक टर्निंग आउटवर्ड्स राइट व्हाइल एंटरिंग टू द रोटरी, यानी कि ये क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक है जो टर्निंग आउटवर्ड राइट में टर्न कर रहे हैं। ठीक है, हर बार राइट में टर्न कर रहे हैं, वो है आपका, यानी कि इधर से आप इधर गए, ठीक है, इधर से आप इधर गए, ठीक है, और इधर से आप इधर गए और इधर से इधर गए। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्रॉसिंग बी, क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक टर्निंग आउटवर्ड राइट व्हाइल एंटरिंग टू द रोटरी। ठीक है, अब सी क्या है, क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, व्हाइल लीविंग रोटरी, यानी कि जब आप रोटरी से निकल रहे हैं उस समय जब आप लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, तब है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पे यही ध्यान रखना है। और डी क्या है, राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। ठीक है, यानी कि आप राइट में ही चल रहे हो और राइट में आगे जा करके मुड़ गए। ठीक है, तो वही है राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। ओके, ये हो गया आपका क्या प्रोपोर्शनिंग रेशियो P इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहां पे हमने देखिए बी और सी लिया है, बस क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक, ठीक है, यही यहां पे लिखा था, अपॉन में टोटल, यानी कि सब कुछ ले लिया हमने। तो ये हो गया क्या आपका प्रोपोर्शनिंग रेशियो। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है, देखिए ये डिपेंड करता है, ये जो चीजें हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग P कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये P है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में ये फॉर्मूला फॉलो करे, हर कंडीशन में फॉर्मूला नहीं फॉलो करता है। ठीक है, हर कंडीशन में फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो वही चीज यहाँ पे आप बताना है कि किस कंडीशन में ये आपका चलेगा। तो वो चीज देखिए, दिस फॉर्मूला इज यूज, यानी कि ये फॉर्मूला आप कब यूज करें, दिस फॉर्मूला यूज्ड व्हेन, ठीक है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन जो है आपका, जो वीविंग सेक्शन का विड्थ है यानी कि W है जो, ठीक है, वो आपका 6 मीटर से अधिक होना चाहिए, 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए और 18 मीटर से कम होना चाहिए, और ये दोनों डिजिट भी लिए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे, यानी 6 मीटर से स्टार्ट होना है, 6 मीटर को भी कंसीडर करना है। और E/W जो है आपका E/W, ठीक है, कितना होना चाहिए आपका 0.4 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये 0.4 -1 नहीं लिखा है, 0.4 से 1 के बीच में आपका E/W होना चाहिए। ठीक है, और W/L जो है वो 0.12 से 0.4 के बीच में होना चाहिए। कितना 0.12 से 0.4। और P जो है प्रोपोर्शनिंग रेशियो, ये 0.4 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये आपका ये कॉमन है, और प्रोपोर्शनिंग रेशियो है ये P। और लेंथ आपका कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए 18 से 90 मीटर के बीच में, यानी कि 18 मीटर से 90 मीटर के बीच में आपका होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्या कि किस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक है,
अब देखिए ई बाई डब्ल्यू यही है, डब्ल्यू बाई एल ये है, और पी आपका अलग से दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको अपना देख लीजिएगा, बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 माइनस पी बाई 3 लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ओके, अब यहाँ पे आपका होता है फिनिश पूरा ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर। यहाँ पे आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर फिनिश होता है। देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है। इसके पहले आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो चीजें आप लोग चाहो तो एक बार रिवाइज आज कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गए, ठीक है। और आपका जियोमेट्रिक डिजाइन आपका फिनिश हो चुका है। अब ये आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग आज अब फिनिश हो गया। और जो भी इसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको पूरा एक बार याद रखना पड़ेगा। आज अभी का जो लेक्चर है इसमें जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूलाज हैं वो एसएससी जेईई में डायरेक्ट पूछता है आपसे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, और जो छोटी छोटी चीजें ना, की पॉइंट जो लिखे नोट में जो लिखवाया है, ये चीजें आपकी डायरेक्ट आती हैं, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद कैसे रहेगा, जब आप अपनी नोट प्रिपेयर किए रहोगे, और नोट प्रिपेयर करोगे तो बस उसको टाइम टू टाइम, कितना ज्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरी चीज, मैं एक चीज हमेशा ये भी कहता हूँ कि लेक्चर जब आप लेने आते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो 10-15 मिनट पहले से ही माइंड को उसी तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश किया करो। उससे क्या है, लेक्चर के ड्यूरेशन में, लेक्चर के दौरान कोई फालतू नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, ठीक है। आपने एक चीज और मैं कहता हूँ कि मोबाइल में उस टाइम पे बाकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया करिए। तो और दूसरी चीज, जैसे ही आप कोई लेक्चर देख के फिनिश करते हो ऑनलाइन जो भी कर रहा हो, तो जो आपने लिखा पढ़ा उतनी देर में नोट्स प्रिपेयर की, उसको लेक्चर फिनिश होने के बाद एक बार पूरा शुरू से 15 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, रिवाइज कर लिया करो, तो वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हाईवे मटेरियल। क्या है आपका, हाईवे मटेरियल। अब इसमें जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो मटेरियल्स और उससे रिलेटेड टेस्ट हमें जनरली इसमें देखना है। फिर उसके बाद फिर आपका पेमेंट डिजाइन, फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे फिर फिनिश हो जाएगा आपका क्या, हाईवे इंजीनियरिंग। और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रेलवे इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो आज के लेक्चर को अच्छे से, जो भी कोई डाउट हो पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, वो आप इजिली कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।